हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो फिजिक्स में चैप्टर सेकंड चल रहा है अपना गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गाउसेस लॉ के बारे में बताया था। गाउसेस लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, कि गाउस का नियम कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। इसमें पहला जो एप्लीकेशन है आपका वो है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन। अब आप सबसे पहले देखिए कि हमें करना क्या, ऑब्जेक्ट आप समझिए कि क्या कह रहा है आपका ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है। अनंत रेखीय आवेश, इनफाइनाइट लाइन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक इनफाइनाइट लाइन को क्या कर देंगे, एग्ज्यूम कर लेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अनंत रेखीय आवेश की कल्पना करनी है, एग्ज्यूम करना है। तो एग्ज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्ज्यूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन आप देखिए कि लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये अपन ने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना है, अनंत रेखीय। तो अब इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। आप देखें ये इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक ले गए। ये यहाँ से अपन ने इसको क्या कर दिया, इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया, पॉइंट ए कंसीडर कर लिया मैंने, इसको पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। इनफाइनाइट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्लस इनफाइनाइट, एक एंड पे, दूसरी तरफ माइनस इनफाइनाइट। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब ये क्या हो गई आपकी अनंत रेखीय आवेश, इनफाइनाइट लाइन हो गई। तो अब इस पे क्या रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं आप यहाँ पे, इस पे इस तरीके से, क्योंकि अनंत रेखीय आवेश है। अब यहाँ तक इनफाइनाइट है, लेकिन हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को इसके कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो आप जा ही नहीं सकते। तो आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को कंसीडर करोगे। तो हमने ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया और नाम दे दिया इसको A1। ये आपका हो गया A1 पार्ट और ये वाला हो गया आपका A2 पार्ट। तो A1 और A2। इसके बाद अब A1 और A2 जो है इनका कोई मिड पॉइंट भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। इस मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O पॉइंट। ये आपका हो गया पॉइंट O। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक अनंत रेखा, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करनी है। इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर चार्जेस को बनाना है। चार्जेस अपन ने यहाँ पे बना लिए। ये सपोज कर लिया कि धनात्मक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चार्ज कंसीडर कर लिया। उसके बाद इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट A1 और A2 को यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया। और A1 और A2 का जो मिड पॉइंट है, बीच वाला भाग है, उसको अपन ने क्या कह दिया, पॉइंट O अपन ने उसको लिख दिया। अब पॉइंट O लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट O है। अब पॉइंट O है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूरी पर, डिस्टेंस पर क्या कर लेंगे हम, पॉइंट जो है यहाँ है ये P, इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट P। पॉइंट P कंसीडर होने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट O से और P की जो डिस्टेंस है, पॉइंट O से और P की जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल r। ये डिस्टेंस हो गई आपकी स्मॉल r डिस्टेंस हो गई।
अब पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो पॉइंट A1 था, इस A1 को हम मिला देंगे किससे, पॉइंट P से। देखिए किस तरीके से मिलाते हैं अपन। पॉइंट A1 को अपन ने क्या किया, P से मिला दिया। उसके बाद सेम एज प्रोसीजर अपन क्या करेंगे, A2 के साथ भी सेम एज प्रोसीजर करेंगे। तो सेम एज प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, A2 को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं किसके साथ, P के साथ मिला रहे हैं। तो A2 लाइन को हमने ज्वाइन करा के कहाँ तक ले गए, हम पॉइंट P तक ले गए। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ये देखिए वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंट जो हमारा है A1 और A2 ये हमने कंसीडर किया है। हमने कहाँ कंसीडर किया है इसको, हमने कंसीडर किया है इनफाइनाइट लाइन पर। इनफाइनाइट लाइन पे कंसीडर करने के बाद मैंने पॉइंट P जो था, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया, ज्वाइन कर दिया। A1 को P से मिला दिया, A2 को P से मिला दिया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जब हम इसको यहाँ तक मिला रहे हैं तो जो इंटेंसिटी होगी, तो A2 के कारण अगर अपन इंटेंसिटी की बात करें तो ये इंटेंसिटी यहाँ तक जाएगी, इसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया इस जगह पे। और ये A1 के कारण जो इंटेंसिटी आएगी इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। और आपका जो ये पॉइंट P था, इस पे जो इंटेंसिटी जाएगी इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंसीडर कर दिया E से। तो ये आपके क्या हुई, A1 के कारण E1 और A2 के कारण E2 क्या हो गई, ये आपकी इंटेंसिटी हो गई। तो ये क्या है, आपका डायग्राम है। अब हम आगे इस पे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो हमारा डायग्राम है, इसमें मैंने आपको बताया A1 से इंटेंसिटी E1 जा रही है और A2 से इंटेंसिटी E2 जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि E1 और E2 के कारण जो ये मिड पॉइंट है, इस पर भी तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये नाम हमने दे दिया। अब E1 इस तरफ है तो यहाँ E1 लिख लेंगे और E2 उस तरफ है तो वहाँ E2 लिख लेंगे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहाँ पर कोई एंगल भी बनेगा उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ वाले एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका क्या है, डायग्राम है। ये आपका किसका डायग्राम है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डायग्राम मैंने बना के यहाँ पे आपको बताया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका डायग्राम ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है बस उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट लाइन बना दी, चार्जेस बना दिया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अब हम इस डायग्राम में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि जो हमने ये माना है O आपका वो मिड पॉइंट है। जब O मिड पॉइंट है तो O से A1 की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल l, और मिड पॉइंट होने के कारण क्या होगा कि जो आपकी O से लेकर और A2 तक डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और हमने पहले डिस्कस किया, हमने पहले क्या डिस्कस किया है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, इनफाइनाइट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, रेखा है। तो यहाँ पर कौन सा हम यूज़ करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे लैम्डा से। तो ये आपका जो डायग्राम था अब ये कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमारा पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट P पर क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
और किसके कारण निकालनी है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट लाइन बनी हुई, इसके कारण हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में जो हमारी ये लाइन है इसको हम किसके शेप में ले लेंगे, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप में कैसे लेंगे कि ये जो आपका लाइन है यह क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस हो जाएगी, मुख्य रेखा, और इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, सिलेंडर की फॉर्म तैयार कर लेंगे। मतलब ये पूरी फॉर्म क्या है, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, मेन एक्सिस हो जाएगी और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। देखिए कैसे करते हैं एक बार। अब देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म हम कैसे तैयार करेंगे, जो हमारी ये मेन लाइन है, मेन एक्सिस है, इसको हम क्या करेंगे कंसीडर करने के लिए, ये आप देखिए इस तरीके से मैंने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये लाइन आपकी जो है ये ड्रॉ हो गई। इस लाइन को ड्रॉ करके मैंने ये इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब किस फॉर्म में लाना है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाना है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप इसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मेन एक्सिस मान लेंगे और मेन एक्सिस मानने के बाद एक सिलेंडर को हम यहाँ पे एग्ज्यूम कर लेंगे, एक बेलन की क्या करेंगे, कल्पना कर लेते हैं अपन एक बेलन की। सपोज कीजिए यहाँ पर एक बेलन हमने क्या कर दिया, ये तैयार कर लिया इस तरीके से। ये आपकी क्या हो गई, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से तैयार कर जाते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये देखिए आप इस तरीके से, ये आपकी क्या हो गई, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई। इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में अब हमें क्या करना है, तीन सरफेस हमें दिखाई दे, तीन पृष्ठ हमें दिखाई दे रहे हैं। एक सरफेस ये हो गई, इसको अपन ने नाम दे दिया S1। दूसरी सरफेस ये हो गई, इसको अपन ने नाम दे दिया S2। अब S1 और S2 के बाद ये जो सरफेस है इसको अपन क्या नाम देंगे, S3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश की कल्पना करने का मीनिंग ये है कि एक छोटा पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब छोटा पार्ट हम ले लेते हैं तो हमने यहाँ पर ये एक पार्ट कंसिडर कर लिया, सेम एज दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और तीसरा पार्ट हमने कहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। तो ये तीन पार्ट हमने कंसिडर किए हैं यहाँ पे। पहला S1 सरफेस पे, दूसरा S2 सरफेस पे, और तीसरा S3 सरफेस पे हमने कंसिडर कर लिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया इस तरफ और ये इस तरफ, सेम है। यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम में अपन ने तीनों को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब हम इस पे बात कर लेते हैं आगे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अब इस डायग्राम को और अच्छे से। मैंने आपको बताया कि ये वाला हमने इस अल्पांश ले लिया, यहाँ पर अल्पांश ले लिया, यहाँ पे अल्पांश ले लिया, यानी स्मॉल पार्ट यहाँ पे लिया, स्मॉल पार्ट यहाँ पे लिया और ये स्मॉल पार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और ये क्या हो गया, सरफेस, जिसको हमने डिफाइन किया है किससे, ds वेक्टर से। सेम है, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E वेक्टर, और ये हो गया आपका ds वेक्टर। उसके बाद जो हमारी तीसरी सरफेस है S3, तो उसमें E वेक्टर और ये क्या हो गया, ds वेक्टर हो गया। तो ये था आपका डायग्राम। पहले हमने ये डायग्राम बनाया और दूसरा हमने जो इसमें चेंज किया है इसको इस फॉर्म में, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर कि डेरिवेशन हम कैसे करेंगे इसका। चलिए अब हम डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका गाउस का लॉ क्या कहता है, गाउस लॉ ये कहता है कि आपका जो समीशन ऑफ क्यू है, आवेशों का योग, वो हमें पता होना चाहिए। अब कौन सा है ये है आपका रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं समीशन क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इंटू एल। तो ये हो गया आपका समीशन क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के नाम से क्या कर दिया, इसको कंसीडर कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद कंसीडर करने से हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे हमारे गाउस लॉ पे
क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, गाउस का जो लॉ है उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमें गाउस लॉ पता है और हम अच्छे से जानते हैं कि गाउस लॉ क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाउस लॉ को लिख देंगे। गाउस लॉ क्या है आपका, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कि जो आपकी सरफेस है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो चार्जेज है उसका समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो समीशन क्यू हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि समीशन क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। अब क्या कर देंगे, जो आपकी सरफेस है, ये जो आपकी सरफेस है जिसको हमने डायग्राम में कंसीडर किया है, ये सरफेस 3 पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्या कर देंगे, ओपन कर लेंगे इस सरफेस को, और सरफेस को ओपन करने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सरफेस है S1, S2 और S3। तो इस सरफेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख देंगे। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये आपकी S1 सरफेस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सेम एज आपकी S2 सरफेस, ये आपकी S2 सरफेस हो गई, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, प्लस S3 सरफेस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। गाउस के लॉ में जो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस है, इस सरफेस को हमने 3 पार्ट में कंसीडर किया है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड है। तो मैंने इस सरफेस को, क्लोज्ड सरफेस को मैंने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हम इसको डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आगे। तो अब आप देखिए कि जो आपकी S1 सरफेस है, अब S1 सरफेस में ई वेक्टर और डी एस वेक्टर जो है, इनके बीच बनने वाला एंगल कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई डी एस कोस थीटा, तो ई डी एस कोस थीटा पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे 90 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ आपके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो आपका है यहाँ पर एंगल जो है वो है 0 डिग्री का, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अपन इस पर अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखिए इधर S1 सरफेस जो है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, S2 जो है वहाँ पर ई और डी एस वेक्टर के बीच 90 डिग्री का सरफेस एंगल बन रहा है, और S3 सरफेस पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, S1 ई डी एस कोस 90 प्लस ई डी एस कोस 90, ये आपकी सेकेंड S2। थर्ड ई डी एस कोस 0 डिग्री, यहाँ पर आपका S3 सरफेस हो गया, इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि S1 पे ई और डी एस वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल, S2 पे ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन इसमें। चलिए आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं अब ई डी एस कोस 90, ई डी एस कोस 90, ई डी एस कोस 0 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे इसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कोस 90 की वैल्यू जो है वो होती है, कोस 90 आपका होता है 0 और कोस 0 डिग्री होता है आपका 1। तो आप देखिए यहाँ पर S1, तो ई डी एस कोस 90, तो ई डी एस इंटू 0 प्लस ई डी एस इंटू 0 प्लस ई डी एस इंटू 1 इक्वल टू समीशन क्यू जो है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हम समीशन क्यू की वैल्यू रख देंगे बाद में, अभी हम समीशन क्यू को ऐसा के ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं। अब आपका ये क्या हो गया, ई डी एस 0, तो ये आपका हो गया जो आपकी सरफेस थी वो पूरी 0 हो गई S1।
S2 सरफेस भी आपकी 0 हो गई और तीसरी सरफेस थी आपकी S3 और ये हो गई थी आपकी EDS। समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने समीशन Q की जगह क्या लिखा हुआ है, लैम्डा इंटू एल। तो आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, EDS इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें E और DS जो है, तो इसमें कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, इसमें E जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो E कांस्टेंट रहेगा तो मैंने क्या करा, E को बाहर ले लिया इस तरीके से और ये आपका क्या हो गया, DS इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं EDS इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो पूरा पृष्ठ कौन सा है, पूरा पृष्ठ सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार पूरा पृष्ठ है, तो हम क्या लिखेंगे बेलन के लिए, E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 2πRL और ये लैम्डा एल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 2πRL होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस L से इसको कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बच गया, E इंटू 2πR इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपको निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, और ये कहाँ चला गया नीचे, 2πR एप्सिलॉन 0। तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन हो गया, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन 0। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट यही था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन 0। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन इसके ग्राफ पे कि ग्राफ किस तरीके से हमें प्लॉट करना है, कैसे यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखें यहाँ पर फॉर्मूले से, तो लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वो किस पे कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, और इन्वर्सली जो डिपेंड कर रही है वो कर रही है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ये डिपेंडेंसी रखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको ग्राफ दोनों के साथ क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि E कब इंक्रीज होगा, कब बढ़ेगा, जब लैम्डा इंक्रीज होगा। मतलब दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होंगी और एक साथ ही क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होंगी। इसका मीनिंग ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें लैम्डा को भी बढ़ाना होगा और इसको घटाने के लिए हमें लैम्डा को भी घटाना होगा। तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आप देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पर ओ मैंने मेन पॉइंट मान लिया, ये आपका क्या हो गया, E हो गया, और ये आपका लैम्डा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा किसके साथ, ये वाला ग्राफ किसके साथ बन रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा के साथ जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और दूसरा ग्राफ कौन सा है अपना, इसको पॉइंट फर्स्ट दे दीजिए, ये पहला ग्राफ आपका। सेकंड ग्राफ बन रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। डिस्टेंस को अगर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमें क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो दूसरा ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। देखिए आप लोग, ये यहाँ पर अपन ने E ले लिया और यहाँ पे अपन ने R ले लिया, और ये आपका हो गया इस तरीके से। ये ग्राफ हम प्लॉट कर देंगे। तो ये था आपका गाउस का जो एप्लीकेशन है, उसमें पहला वाला एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, उसका डायग्राम समझाया, उसका डेरिवेशन मैंने आपको समझाया, और उसके बाद हमने ग्राफ समझाया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।